बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की बात करेंगे, दैन जो ये डिजीज़ काज करता है दैट इज़ टीबी, उसकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पैथोजेनेसिस को, क्लिनिकल फीचर्स को, रिस्क फैक्टर्स को और एपिडेमियोलॉजी वगैरह को। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी कुछ फीचर्स देख लें तो ये एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ जाता है, यानी कि इसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ये ऐसे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा जहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि लंग्स वगैरह आ जाते हैं या फिर किडनीज वगैरह। सेकेंड वन इज़ दिस कि ये एसिड फॉस्फेसिलाई है। एसिड फॉस्फेसिलस इसको इस वजह से कहा जाता है कि जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं ज़ील नेल्सन स्टेन के थ्रू, और फिर जब हम उसको वॉश करते हैं लाइक एसिड वगैरह से HCl के थ्रू, लेकिन स्टिल जो है वो ये इस स्टेन को, ज़ील नेल्सन स्टेन को रिटेन किए रखता है, यानी कि रेड कलर इसका परसिस्ट रहता है इस स्टेन के अंदर। थर्ड ये कि ना तो ये ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग जो है वो इसकी वॉल के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी वॉल के अंदर हाई लिपिड कंटेंट आ जाता है, अबाउट 60% लिपिड कंटेंट है, जो कि रेजिस्ट करता है ग्राम स्टेनिंग को। इसी वजह से हम स्पेसिफिक स्टेन यूज़ करते हैं, ज़ील नेल्सन स्टेन, या फिर उसको हम कार्बन फस्कन स्टेन का नाम भी देते हैं। सेकेंड इज़ नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्लाइटली कर्व्ड इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। ये बहुत ही स्लोली ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका डबलिंग टाइम आ जाता है अबाउट 18 आवर्स के बाद ये जो है वो डबल होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि इसकी ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प आउट करती है वो ये कि ये डिहाइड्रेशन को रेजिस्ट करता है। इसी वजह से ये काफ़ी महीनों तक जो है वो डस्ट के अंदर सर्वाइव रहता है और ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं इसके। और इट इज़ सेंसिटिव टू UV रेडिएशन, ठीक है। देन अगर हम लोग ग्रोथ करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसकी ग्रोथ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बहुत स्लोली ग्रो करता है। तो जब कभी भी हम इसकी कल्चर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें ये है कि टेस्ट को प्रूव करने के लिए कि वेदर ये ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है कि नहीं, तो उसके लिए 6 to 8 वीक्स चाहिए होते हैं बिफोर कंफर्मिंग कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसकी ग्रोथ के लिए जो मीडिया हमें रिक्वायर होता है स्पेसिफिक किस्म का, दैट इज़ द लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और कुछ डाइज होते हैं जो कि बाकी जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। देन नेक्स्ट आपने बात कर लेनी है जी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन इसकी ऑफ कोर्स ही बात है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग वगैरह से जो है वो ये ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकते हैं। और इन ड्रॉपलेट्स की खसूसियत ये है कि इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और ये काफ़ी टाइम तक जो है वो एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं। इस वजह से इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी हाई है। इसी वजह से अगर हम लोग एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो अबाउट 2 बिलियन पीपल जो है वो इस इन्फेक्शन से वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होते हैं और अबाउट 15 मिलियन पीपल के अंदर जो है वो लेटेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, यानी कि उनके अंदर ऑर्गेनिज्म तो मौजूद होता है लेकिन एज सच क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह अपेयर नहीं होते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी एक्टिव होता है। वो इसको इस ऑर्गेनिज्म को जो है वो फैलने नहीं देता या फिर पैथोजेनेसिस नहीं काज करने देता। और 10,000 पीपल उनमें से ऐसे हैं जिनके अंदर एक्टिव डिजीज़ के चांसेस होते हैं, यानी कि 90% जो ह्यूमंस आ जाते हैं उनके अंदर लेटेंट इन्फेक्शन होता है, जबकि 10% के अंदर जो है ये एक्टिव डिजीज़ काज करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं टीबी की पैथोजेनेसिस को। सबसे पहले तो ये कि हमने कहा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट होता है। यहाँ से एयरवेज से पास होने के बाद ये लंग्स के अंदर जाके जो है वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस काज करेगा। अब प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसी डिजीज़ की वो फॉर्म जो कि फर्स्ट टाइम किसी इंडिविजुअल के अंदर हुई है, ठीक है। पहली दफ़ा जो है वो एक्सपोजर हुआ है इस ऑर्गेनिज्म को और उसके रिजल्ट में जो है वो टीबी अगर हुआ है तो उसको हम प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि गोहन फोकस बनता है, इसकी भी डिटेल हम देख लेंगे। अब प्राइमरी टीबी के आगे से फर्दर 4 रिजल्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। पहला तो ये कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट आ जाते हैं उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस वगैरह होती है और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जो इन्फेक्शन है वो अपनी जगह पे जो है वो हील हो जाता है, ठीक है। और ऐसे सिम्टम्स वगैरह या फिर क्लिनिकल फीचर्स नज़र नहीं आते। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन तो है लेकिन ऐसे डिजीज़ काज नहीं हुई, ठीक है। जस्ट इन्फेक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट होता है, सिम्टम्स वगैरह नहीं अपेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टीबी की पैथोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम का ऑर्गेनिज्म आया, लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद जो है वो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको डिटेक्ट करते हैं और इसको इंगल्फ कर लेते हैं।
इसको खा लेते हैं, लेकिन ये चूँकि काफ़ी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ये जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर भी सर्वाइव करता है। किस तरह से कि इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सल्फाटाइड का प्रोटीन आ जाता है, एक्सपोर्टेड रिपीटेटिव प्रोटीन आ जाता है, जो कि बेसिकली इस फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होने देगा। जब ये फ्यूज़ नहीं हो सकेगा तो ऑफ कोर्स लाइसोसोम के एंजाइम्स नहीं निकल सकेंगे जो कि इसको डिग्रेड कर सकें। साथ साथ ये कि ये फेगोसोम की को मेच्योर भी नहीं होने देता और वहाँ पे एसिडिक पीएच को भी जो पीएच है उसको भी इन्हांस कर लेते हैं और इसका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है। सो ये मैक्रोफेजेस के अंदर ये अबाउट 3 वीक्स तक रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है। इसकी प्रोलिफरेशन होती रहती है। 3 वीक्स के बाद हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो स्टार्ट होती है। जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं वो अब क्या करेंगे कि वो टी सेल्स को बुलाएंगे कि एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट है जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने वर्कआउट करना है, जिसको हम लोगों ने किल करना है। ये क्या करेंगे कि इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करेंगे जो कि टी नाइफ सेल्स को टी हेल्पर 1 टाइप की कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली ये टी हेल्पर 1 सेल्स हैं जो कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये रिलीज़ करते हैं इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा जो ये रिलीज़ करते हैं तो वो जाके इन मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा देता है जिनके अंदर ये जो माइकोबैक्टीरिया था वो रेप्लिकेट कर रहा था। इसको जब मैक्रोफेज को एक्टिवेट करवाते हैं तो मैक्रोफेज की एक्टिवेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि अब फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। जब इसकी फ्यूजन होगी तो ऑफकोर्स ये बात है एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होंगे। साथ साथ मैक्रोफेज जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज़ करेगा और कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और साथ में डिफेंसेस वगैरह भी जो कि इसको मारने की कोशिश करेंगे, इसको किल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस लड़ाई के अंदर क्या होगा कि यहाँ से कुछ ऑफ कोर्स ही बात है जब मैक्रोफेज एक्टिवेट हुए हैं तो कुछ वो कीमोकाइंस या फिर फैक्टर्स वगैरह भी रिलीज़ करेंगे ताकि मज़ीद मैक्रोफेजेस को इनवाइट किया जा सके, क्योंकि ये एक ही तो नहीं है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो है वो रेप्लिकेट कर चुके हैं, प्रोलिफरेट कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को इन्वॉल्व किया हुआ है। सो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है जिसके अंदर जो है वो माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इसके अगेंस्ट वर्कआउट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो मज़ीद किस्म के मोनोसाइट्स को इस जगह पे इनवाइट करेंगे। जब ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ होता है इस मैक्रोफेज से तो ये जो फर्दर आने वाले मैक्रोफेजेस हैं वो अपनी शेप कुछ इस तरह से चेंज कर लेते हैं कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। और इन्हांस होने के रिजल्ट में वो बिल्कुल एपिथेलियम की सेल्स की तरह लगते हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स का, यानी कि अब इसकी स्ट्रक्चर एपिथेलियम के सेल्स की तरह लग रही होती है, सरफेस एपिथेलियम की तरह। सो ये जो है ये दरमियान में जो आ जाता है माइकोबैक्टीरिया उसको वॉल ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जितने भी ये एपिथेलियोइड सेल्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड किस्म के मैक्रोफेजेस हैं, ये इस सारे इसको वॉल ऑफ करेंगे ताकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही साइड पे रहे, मज़ीद फैले ना, दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व ना करें। साथ साथ जो टी सेल्स थे, सेंसिटाइज्ड हुए टी सेल, टी हेल्पर 1 सेल, वो इसकी पेरिफ्री पे मौजूद हो जाएंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन, जो कि बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क आ जाता है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का हॉलमार्क आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं गोहन्स फोकस का, ठीक है, जो कि मेनली हमें जो है वो प्राइमरी टीबी के अंदर लोअर लोब्स ऑफ द लंग के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा होता है गोहन्स फोकस, ठीक है। अब गोहन फोकस और गोहन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है, जब कभी भी यहाँ पे ये जो सेंट्रल नेक्रोसिस है, केशियस नेक्रोसिस, ये क्या करती है कि ये बर्स्ट होती है या फिर ये जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं ये साथ वाले जो लेट्स से कि ये जो हाइलम है, हाइलम के जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पर भी टी सेल्स की तरफ प्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है अलॉन्ग विद गोहन फोकस, तो इन दोनों को मिला के हम नाम दे देते हैं गोहन कॉम्प्लेक्स का, यानी कि गोहन फोकस विद इन द लंग्स, साथ साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, हाइलर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट इज नोन एज गोहन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ये सारी कंडीशन हो रही होती है। अब प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके आगे क्या फर्दर रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर के इंडिविजुअल जो है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो वहाँ पे क्या हो गई कि फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम ये अगर इसको अगर उन्होंने काबू में कर दिया, कंट्रोल कर दिया इस ऑर्गेनिज्म को बाय मींस ऑफ गोहन कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ जो है वो फाइब्रोब्लास्ट आगे हैं, उन्होंने फाइब्रोसिस वगैरह कर दिया, तो ये हील हो जाता है। इस सच जो है वो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर नज़र नहीं आते।
सो 90% ऑफ द पेशेंट जो कि इन्फेक्ट होते हैं इस माइकोबैक्टीरिया से, तो उसके अंदर जो है वो ये डिज़ीज़ जो है वो एक्टिव फॉर्म अटेन नहीं करती, और ये जो इन्फेक्शन है उसको हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, यानी खुद ब खुद ही हील हो जाता है। ठीक है, 90% केसेस के अंदर ये कंडीशन हो रही होती है। सेकेंड वन इज़ दिस कि अगर कि बंदा HIV का है या फिर माल न्यूट्रेंट है, तो उसके अंदर ये डिज़ीज़ जो है वो फर्दर प्रोग्रेस कर सकती है और पूरे लंग को इन्वॉल्व कर सकती है। थर्ड ये कि बैक्टीरिया हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड के अंदर जा सकता है और वहाँ पे मिलिट्री TB काज करता है। इसकी डिटेल भी हम देखेंगे क्या होती है, और डेथ हो सकती है। फोर्थ ये इसके पास चांस है कि ये लिम्फ नोड्स के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू ये डिसेमिनेट करके तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे, वहाँ पे जो है ये लेटेंट TB काज करे अगेन। लेकिन बाद में जब कभी भी लेटर इन द लाइफ जो है, अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ होगी है क्रोनिक, ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह या फिर HIV है या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो गया किसी भी तरह से, तो ये इसकी दोबारा से रीएक्टिवेशन हो सकती है। रीएक्टिवेशन के रिजल्ट में ये अगेन जो है ये लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और बाकी जितने भी ऑर्गन्स के अंदर ये लेटेंट पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर या फिर वर्टिब्रल बॉडीज़ या फिर लिम्फ नोड्स या फिर जो किडनीज़ है, डिफरेंट ऑर्गन जहाँ पे ये लेटेंट था, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि रीएक्टिवेशन होगी। रीएक्टिवेशन के रिजल्ट में ये सेकेंडरी TB काज करवाएगा। सेकेंडरी TB के रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी TB में आपने याद रखना है कि लंग्स के अंदर सेकेंडरी TB के रिजल्ट में ये अपर लोब्स को इन्वॉल्व करता है, एपिसिस वगैरह को, ठीक है। CNS के अंदर ये मेनिंजाइटिस काज करता है, वर्टिब्रल बॉडी के अंदर पोर्ट्स डिजीज काज करता है, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस काज करता है, रीनल के किडनी के अंदर एडिसन्स डिजीज वगैरह काज करता है, और स्टीराइल पायोयूरिया GI के अंदर GI का TB काज करेगा, और एड्रीनल्स के अंदर एडिसन्स डिजीज काज करेगा। जी यहाँ पे देखें तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो है वो गहन फोकस का बताया हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की बात करें तो ये एक शार्पली डिमार्केटेड, ठीक है, शार्प मार्जिन आ जाते हैं इसके, एक ग्रे वाइट किस्म का या फिर येलो किस्म का ये एक स्मॉल सा एरिया है जिसके अंदर सेंट्रली क्या हुई है कैजिएशन ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक ग्रेनुलोमास की फॉर्मेशन के रिजल्ट में कैजिएशन हुई, और साइड पे जो है वो इसको सराउंड किया होता है फाइब्रोसिस ने, तो ऐसे एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं गहन फोकस का। अगर ये पेरेन्काइमा साथ साथ लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं गहन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जो कि हमें प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर नजर आता है। फिर गहन कॉम्प्लेक्स की जब फर्दर फाइब्रोसिस होती है, कैल्सिफिकेशन होती है, यानी कि जब ये हील अप हो जाता है इन केस ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं रेंकी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की या फिर रीएक्टिवेशन TB की, यानी कि लेटर इन द लाइफ जब कभी भी पेशेंट जो है वो इम्यूनो कंप्रेस्ड हुआ तो उसके रिजल्ट में क्या हो गया कि TB इन्फेक्शन की रीएक्टिवेशन हो गई है, और उसने जो है वो बहुत से कैविटेटरी लीजन्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इन द एपिसेस ऑफ द लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये जो कैजिएशन है, ये जो कैविटीज़ हैं इरेगुलर सी हैं, जो कि हमें ऑफ कोर्स बात है प्राइमरी TB के अंदर नज़र नहीं आई थी। प्राइमरी TB में जो है वो लोअर लंग्स मेनली इफेक्ट हो रही थी, कैविटीज़ वगैरह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी TB के अंदर जो है वो कैविटेटरी लीजन्स नज़र आती है विद इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग, ठीक है। और साथ साथ जो है यहाँ पे इन्होंने स्प्लीन का एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें इन्होंने मिलिट्री TB को डिस्कस किया गया है, जो कि हमने बात की थी कि बैक्टीरिया के रिजल्ट में अगर ये स्प्रेड कर गया है तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पे मिलिट्री TB काज कर सकता है। मिलिट्री का वर्ड जो है वो मिलेट सीड्स से है, और यानी इसको हम लोग मिलिट्री TB क्यों कहते हैं कि मिलेट सीड साइज़ के जो है वो छोटे ये जो ग्रेनुलोमास हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इससे जो गॉन फोकस है मिलेट सीड साइड्स के जो है ये ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं जी मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। येलो वाइट किस्म की कंसोलिडेशन जो है वो ऑर्गन्स के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं।